Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने कंट्रोलिंग के बारे में सीखा था, कंट्रोलिंग के नेचर एंड इंपॉर्टेंस को भी जाना था। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्यादातर हर साल सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं इन दोनों टॉपिक को अच्छे से। देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने प्लानिंग भी सीख लिया है, कंट्रोलिंग भी सीख लिया है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम कुछ पॉइंट्स के हिसाब से कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट है नेचर एंड कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम इनकी बात करें। देखिए, प्लानिंग में क्या होता था, प्लानिंग जो था एक बेसिक फंक्शन था, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन था, जहां पर हम डिसाइड करते थे कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट मस्ट बी डन। प्लानिंग क्या था? प्लानिंग वो फंक्शन था जहां पर हमें ये डिसाइड करना पड़ता था कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें कब करना है और किसके द्वारा उसे करना चाहिए। तो यही तो प्लानिंग था। और हमने कंट्रोलिंग में क्या सीखा? कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू करेक्ट इट। तो कंट्रोलिंग क्या था? कंट्रोलिंग में हमें ये चेक करना था कि जो भी हम काम कर रहे हैं क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है, उनमें जो डेविएशन आ रहे हैं उसको कैसे करेक्ट करें। ठीक है, तो यही क्या था? कंट्रोलिंग था। ओके, तो जब भी आपको रिलेशन लिखने को बोले तो सबसे पहले आप नेचर एंड कंसेप्ट को समझाएंगे, जिसमें आप दोनों के बारे में बताएंगे कि प्लानिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है। सेकंड जो पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है वो है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। देखिए, दोनों आपस में प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों एक साथ मिले हुए हैं, एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। ओके, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तो बोथ फंक्शंस ऑलवेज को एग्जिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड ऑन द अनदर। तो दोनों फंक्शन को एक साथ होना ही पड़ेगा, तभी दूसरा फंक्शन ऑकर हो पाएगा। जैसे कंट्रोलिंग क्या होता है? देखिए, कंट्रोलिंग में क्या करना होता है? हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर करना होता है। लेकिन अगर मैंने प्लान ही नहीं किया होगा तो क्या मैं कंट्रोलिंग कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग फंक्शन में भी तो हमें प्लान बनाना होता है, और प्लान हम खाली लिखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, प्लान को हमें फॉलो भी करना होता है। और प्लान तभी फॉलो होगा जब सही तरीके से कंट्रोलिंग मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रखे होंगे। ठीक है ना? अगर प्लान को हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग तरीके से नहीं करेंगे, तो प्लान कभी भी फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को होना एक साथ क्या होता है? जरूरी होता है। इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। एक एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोड्यूसर ने 800 यूनिट्स बनाए। क्या बनाए? 800 यूनिट्स किसी गुड्स के उन्होंने बनाए हैं। अब उन्होंने ये बना दिए, अब समझ नहीं आ रहा मैनेजर को कि ये सही बने या नहीं बने। यहाँ तो वो कंपेयर कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता बी, कि यहाँ पर मैनेजर ने कहा था कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, और उन्होंने कितने बनाए हैं? 800 यूनिट्स बनाए हैं। तो यहां पर क्या मैनेजर कंपेयर कर सकता है? हाँ, कंपेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने यहां पर पहले से ही प्लानिंग करके रख रखी है। ठीक है, कि कितने बनाने हैं उसे? 1000 यूनिट बनाने हैं, और उसने कितने बनाए हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना किया है? 800 यूनिट्स किया है। तो प्लानिंग क्योंकि हो रखी है तो यहाँ पर कंट्रोलिंग भी हो पाएगी। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो 800 यूनिट्स है, और प्लान हमने कितना किया था? 1000 यूनिट्स। तो हमने देखा कि 200 यूनिट्स का क्या आ रखा है? डेविएशन आ रखा है। तो ये कंट्रोलिंग की मदद से ही हम पहचान पाए। तो जब प्लानिंग हुई थी तभी कंट्रोलिंग हो पाया है। ओके, तो यही यहां पर कहा गया है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है? आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट इसका हमें पॉइंट पढ़ना है वो क्या है रिलेशन के लिए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। देखिए, प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग भी दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है और बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। इसके ऊपर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में बहुत बार। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, कंट्रोलिंग में क्या है? अगर मैं कंट्रोलिंग को बोल रहा हूं कि कंट्रोलिंग अगर बैकवर्ड लुकिंग है, तो बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है? कि कंट्रोलिंग में हमें पीछे देखना पड़ता है। तो बिल्कुल देखना पड़ता है। पीछे क्या देखना पड़ता है? अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। ठीक है ना? पास्ट एक्टिविटीज को देखना पड़ता है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज इट हैव टू लुक बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड द डेविएशन।
तो अगर आपको डेविएशन का पता लगाना है कि डेविएशन है या नहीं है तो पास्ट में ही तो देखना पड़ेगा, इसलिए कंट्रोलिंग को क्या बोला है, बैकवर्ड लुकिंग। और कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमने अब डेविएशन फाइंड आउट कर लिए हैं, अब डेविएशन को फाइंड आउट करने से क्या होगा, अगर उसके लिए आप सजेस्टिव मेजर्स ना बनाएं तो इसलिए फ्यूचर में ऐसे डेविएशन ना आए तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं, सजेस्टिव मेजर बनाते हैं। इसलिए कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं, एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि जब भी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो वो जो प्लान हमने पहले पास्ट में बना रखा है प्लान, उसके ही तो परफॉर्म मेजर करते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमने अब जो डेविएशन आए उसके खिलाफ क्या बनाएंगे, हम सजेस्टिव मेजर्स बनाएंगे। और सजेस्टिव मेजर्स किसके लिए बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, ताकि वैसे डेविएशन फ्यूचर में बिल्कुल ना आए, दोबारा वैसी जो हमने जो फेस करी है प्रॉब्लम दोबारा वो दोहराए ना, इसलिए उसके लिए हमने क्या बनाया, सजेस्टिव मेजर बनाए, इसलिए कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं जरा प्लानिंग की। तो प्लानिंग भी क्या है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। देखिए प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, देखिए प्लानिंग में क्या करना होता है, जो हमें प्लान करना होता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तो चीजें प्लान करनी होती है कि पास्ट में हमने कैसा काम किया था, अब कैसा काम करेंगे। तो जब भी हमें कोई चीज प्लान करनी होती है तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ही प्लान करना पड़ता है, इसलिए प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग कहा गया है। वैसे फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी हम प्लान करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर में अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है तो उसी के लिए हम प्लान करते हैं, इसलिए प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग भी कहा गया है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, बैकवर्ड भी है, एज इट गाइड बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो प्लानिंग जो हम करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के कारण करते हैं, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग। और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, प्लान जो होते हैं फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट जो कि रिलेशन में है इसके, वो है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। देखिए प्लानिंग क्या होता है, एक प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यहाँ पर लॉट्स ऑफ थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, अच्छी खासी नॉलेज चाहिए पर्सन में, तभी वो बंदा क्या कर पाएगा, प्लानिंग कर पाएगा। लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग एक तरीके से इवेल्युएटिव एक्टिविटी है। इवेल्युएटिव का मतलब होता है चेकिंग, यहाँ पर हमें चेकिंग करनी पड़ती है कि जो भी हमने काम करा है वो ठीक ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, इवेल्युएशन करना पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि कंट्रोलिंग में हमें क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर डिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट। ओके, तो ये थे हमारे रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के पॉइंट्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब सीखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए कंट्रोलिंग निभाते समय एक प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तभी एक कंट्रोलिंग पूरी तरीके से हो पाता है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, आइए सीखते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो है सेटिंग अप टारगेट्स या फिर स्टैंडर्ड। देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस यहां से ही शुरू होता है जब हम एक टारगेट को सेट कर देते हैं कि हमें कोई भी काम फ्यूचर में किस तरीके से करना है, कहां तक हमें पहुंचना है, एक तरीके से बेसिकली कि क्या अचीव करना है, उसी को हम बोलते हैं टारगेट सेट कर देना। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि हमें इस मंथ के एंड में 1000 यूनिट्स एक किसी भी कमोडिटी का प्रोड्यूस करना है। तो उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया। ओके, क्या सेट कर लिया कि हमें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में ये हुआ, ओके, सेटिंग अप द टारगेट और स्टैंडर्ड। इसके बाद क्या होता है, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए जब हमने टारगेट सेट कर दिया उसके बाद हम काम करना शुरू कर देंगे, ओके, और जब काम करेंगे तो काम क्या हुआ, कितना काम हुआ, उसी को हम मेजर करते हैं। ओके, सपोज काम हो गया, काम एम्प्लॉयज ने खत्म कर दिया और काम करके जो टारगेट अचीव हुआ वो खाली कितना हुआ, 800 यूनिट्स का हुआ। तो हमने इसको मेजर किया और पता लगाया कि कितने यूनिट बने, 800 यूनिट्स बने। ओके, इसी को बोलते हैं मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, काम करने के बाद कितना काम हो पाया उसको मेजर करना को बोलेंगे मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। और ये बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही मेजर करना चाहिए। ओके, क्वालिटेटिव टर्म्स को यहाँ पर एक तरीके से इग्नोर किया जाता है, जो भी न्यूमेरिकल उसमें एक्सप्रेस होता है उसी में हमें अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड उसमें इसके बाद हम करते हैं कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। देखिए ये हमारा था प्लान परफॉर्मेंस और ये जो हमने करा ये है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने प्लान किया था कि हम 1000 यूनिट्स को बनाएंगे एक मंथ के अंदर, लेकिन हमने कितना अचीव कर पाए, हम खाली 800 यूनिट्स ही बना पाए। थर्ड उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड से। तो देखिए हमें बनाने थे 1000 लेकिन हम बना कितना पाए, खाली 800। ठीक है, तो मतलब कितने का डेविएशन देखने को मिला, 200 का, 200 की कमी यहां देखने को मिली। तो हमने कंपेयर कर लिया, यहां पर हमें क्या करना है, बस कंपेयर करना है, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है कि यहां पर
जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी है क्या वो प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से हुई भी है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस केस में तो हम कह सकते हैं नहीं हुई है। सपोज करते हैं हमने प्लान किया था 1000 और हमने बना भी लिए 1000 यूनिट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, प्लान परफॉर्मेंस भी और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी। अगर ऐसा हो गया तो इसके बाद यहाँ पर ही कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होता है वो एंड हो जाता है। अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस किसके बराबर हो गया, प्लान परफॉर्मेंस। लेकिन इस सिचुएशन में तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कम रह गया है प्लान परफॉर्मेंस से, तो हमें और आगे फिर जाना पड़ता है। किसमें, अपने फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है, एनालाइजिंग डेविएशन। अब हमें डेविएशन जो भी कमियां आई है उसको एनालाइज करना पड़ता है। अब ये जो 200 यूनिट हमने कम बनाए हैं ये क्यों हुए हैं कम, किस कारणों से कम हुए हैं, किस कारणों से ये 200 यूनिट कम रह गए, क्यों 200 यूनिट और नहीं बना पाए, उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिफ्थ उसमें क्या करते हैं हम, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब आगे फ्यूचर में ये 200 यूनिट कम ना बने इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। ओके, करेक्टिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि भैया आपने बड़े कम यूनिट बनाए हैं, अब ज्यादा आप काम करिए, ठीक है ना, और ओवर टाइम करिए ताकि ये इसको भी आप क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि ये जो 200 यूनिट का डेविएशन आ रहा है ये फ्यूचर में ना आए, पूरे 200 यूनिट को हम अच्छे से कवर कर पाए। और लास्ट में हम करते हैं फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक का मतलब क्या होता है, देखिए कंट्रोलिंग फंक्शन खाली यहां तक एंड नहीं हो जाता, करेक्टिव एक्शन लेने के बाद एंड नहीं हो जाता। जो भी हमारे पूरे कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो भी हुआ है उसकी हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है। लिस्ट किसकी बनानी पड़ती है कि क्या डेविएशन आया, डेविएशन में, या फिर हम बोल सकते हैं क्या इनएफिशिएंसी रही, उसके लिए फिर हमने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए। ठीक है ना, एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है पूरी, तो इसी को बोलते हैं फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो क्यों डेविएशन आया, क्या कारण रहे डेविएशन के, अब इस डेविएशन को आप कैसे ठीक करेंगे, तो जब उसकी एक रिपोर्ट बना देते हैं तो इसी को हम कहते हैं फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक से हमें क्या मदद मिलती है, फीडबैक से हमें यह मदद मिलती है ताकि जब हम दूसरे ईयर अपना प्रोडक्शन को शुरू करेंगे या दूसरे नेक्स्ट मंथ में अपना प्रोडक्शन को शुरू करेंगे अगले मंथ के लिए, तो जब हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड होगा वो हम अपने जो इस साल का, इस महीने का मैंने अचीव किया होगा उसके हिसाब से स्टैंडर्ड में सेट कर पाऊंगा। तो रिपोर्ट बना के हमें ये हमारे को हेल्प इसलिए मिलती है, इसलिए हम फीडबैक भी यहाँ पर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया। जैसे यहाँ पर एक कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया कि उन्हें विद इन अ मंथ 1000 यूनिट्स का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। उसके बाद जब उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और काम जो करा फिर उसको मेजर किया कि कितना काम हुआ, तो उन्होंने देखा कि 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाए। ओके, उसके बाद थर्ड उसमें क्या किया, उन्होंने कंपेयर किया अपने स्टैंडर्ड से अपने परफॉर्मेंस को कि भैया यहाँ तो मतलब कमी हो गई है कि हमने कम काम किया है, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पर अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेविएशन को। अगर कोई कमी आ गई है तो कमी किस कारण से आई है उसको एनालाइज करेंगे, और जो कमी आई थी उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी कमी ना आए, और उसके बाद एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम दिखाते हैं कि हमारे को क्या कमी आई थी, उसके लिए हम कैसे अपने निपट रहे हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी कमी ना आए। तो उसके लिए जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फीडबैक इन कंट्रोलिंग। और एक और चीज हमने सीखी, अगर यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस थर्ड उसमें कंपेयर करते समय इक्वल आ जा रहे हैं तो यहाँ पर ही कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रह गया प्लान परफॉर्मेंस से तो फिर आगे और नेक्स्ट 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये था पूरा हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। आइए देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बच गया है, वो है डेविएशन इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखिए हम बार बार डेविएशन वर्ड सुन रहे हैं, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे हमें यहाँ पर हमने देखा, तो डेविएशन को बोल सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से तो वो डेविएशन है। जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर कितना था, 800 था, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारा था 1000, तो अगर इसे हम माइनस करते हैं तो कितना डेविएशन आ रहा है हमारा, -200। तो ओके, तो इसी को हम डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव डेविएशन कब मिलेगा, जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरा स्मॉलर होगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको देखने को मिला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक तरीके से अच्छे से कि क्या होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्या होता है डेविएशन, क्या होता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी के साथ हमारा बिजनेस स्टडी का पार्ट ए भी फिनिश हो जाता है। ओके, आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियोस को अच्छे से देख रखा है, चैप्टर्स को समझ लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिए, या फिर
आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने चैनल के उसमें दे रखा है। ओके, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए इसके पीडीएफ नोट्स लेने के लिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी को शुरू करेंगे और 4 चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन पेपर की अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।